नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस के लिए देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखिए आपका मार्केट में जो है किताब लॉन्च कर दिया गया है। आप सब लोग चाहें तो किताब जो है मार्केट से बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है सेकंड एडिशन का बुक जो है निकाला गया है। बिहार पुलिस का ये आपका प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसका डिस्कशन किया गया है। सर जो है बहुत अच्छे तरीके से इस पर मेहनत किए हैं। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं और एक एक जो डिस्कशन दिया गया अगर आप देखते हैं तो आपका बिहार पुलिस जो है आराम से निकलेगा। और आप जो है 80 से जो है दोस्तों आप जो है 85% दोस्तों जो है आप इसी किताब से जो है कवर कर पाएंगे। तो इतना मेहनत किया गया है तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसमें देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों 63 प्रैक्टिस सेट जो है दिया गया है। और ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है हम सेट नंबर 2 देखेंगे। सेट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप अगर नहीं देखें तो जाइए। बिहार पुलिस का जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है PYQ का, आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको जो है सेट नंबर 1 मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू दोस्तों आप देखेंगे तो सेट नंबर 2 है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 2 है। ये आपका 7 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो है मैथ से क्वेश्चन जो है आपका शुरू हो रहा है। तो मैथ को हम स्किप करेंगे और सीधे जो है हम GK GS को पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। देखिए 4 नंबर है, बोला कि 2 कथनों को अभिकथन यानी A और कारण R के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कोट्स के आधार पर अपने उत्तर जो है अंकित करके बताइए। देखिए अभिकथन ए बोला है कि मास का पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। और कारण आर जो है बोला है कि मास है ना, मास चट्टानों को मृदा में अपघटित करते हैं और ये मृदा जो है अपक्षरण को जो है रोकता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसका हम डिस्कशन पढ़ लेते हैं। देखिए लाइकेन हमारे लिए अपने अगणित गुणों के कारण जो है बड़े उपयोगी हैं। ये वनस्पतियों और उचित भूमि निर्माण के आविष्कर्ता हैं। कड़ी और नंगी चट्टानों पर उगने वाली पहली वनस्पति लिखा गया है परपटीमय लाइकेन है। परपटी लाइकेन अपने द्वारा जो है निर्मित अम्लों की सहायता से चट्टानों के लावों को अपने अवशिष्ट के साथ मिलाकर एक प्रकार की मिट्टी बनाते हैं। एक चटकीला नीला रंग आर्किल, रॉक्सेला और लेकानोरा नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। भोजन के रूप में प्रयुक्त सेल की बात करते हैं तो अल्बा, उसके बाद लेमिनेरिया और फोरा फाइरा, सरगासन और नॉस्टॉक आदि हो जाएगा। औषधि बनाने में प्रयुक्त शैवाल की बात करते हैं तो क्लोरेला से क्लोरीन है ना, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। मृदा को अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। वनस्पति यानी वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा कई मांस आदि के पत्ते तथा जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है साथ साथ ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी जो है सहायता या फिर सहायक होती है। नारियल का ऊपरी भाग यानी छिलका किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? तो किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दृढ़ ऊतक हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दृढ़ ऊतक है ना, दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण जो है मोटी हो जाती हैं। दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों की सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों से रेशा प्राप्त होता है उनमें एक ऊतक जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा उन्हें दृढ़ एवं लचीला जो है बनाता है, याद रखिएगा। अगला है कि दृढ़ ऊतक एवं सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को 3 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया, जिसमें से आपका हो जाएगा मृदुत, स्थल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक हो जाएगा, ठीक है। पादप ऊतक को निम्नलिखित रूपों में जो है वर्गीकृत किया गया है यानी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका फिगर बना के दिया गया है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव
विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। आंसर याद रखिएगा सभी लोग। देखिए, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में महा जैव विविधता जो है क्षेत्र स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है पाई जाती है। इन क्षेत्रों का विस्तार जो है 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है पाया जाता है। जैव विविधता शब्द जो है एडवर्ड विल्सन द्वारा जो है दिया जाता है या फिर दिया गया है। जैव विविधता का संरक्षण जो है स्व स्थानीय एवं बाह्य स्थानों 2 विधियों से जो है किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का जो है उपयोग किया था। विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। इसमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित हैं, जिसमें से आपका हिमालय क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड आपका जो है इसमें शामिल है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में जो है मनाने की घोषणा किया है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में जो है स्थित है। भारत में प्रचुर जैव विविधता केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में जो है पाई जाती है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा जो है संरक्षित वन है, याद रखिएगा। अगला हमारा है कि बेल जार प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो, KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है, याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। देखिए, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण है। बंद जार में KOH द्वारा मौजूद सभी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती हैं। KOH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं रहती हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च या ग्लूकोज का उत्पादन नहीं हो पाता है। देखिए, पोटेशियम बात करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO मकान बनाने में गारे के रूप में जो है, कास्टिक सोडा निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण आदि में जो है प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल औषधि निर्माण में, रबड़ वल्कनाइजेशन में, उत्प्रेरक के रूप में और बायलरों के प्रयोग में जो है आदि में देखेंगे तो काम आता है। ठीक है। कास्टिक सोडा NaOH का इस्तेमाल साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज बनाने में और दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों को साफ करने में जो है किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोट के रूप में, चीनी उद्योग में मेलासिस से चीनी तैयार करने आदि में जो है किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा मानवीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्धारण के लिए जो है आवश्यक है? तो हो जाएगा आपका हॉलमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा हॉलमार्क। इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत सरकार ने 15 जून 2021 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग जो है अनिवार्य कर दिया है। एगमार्क की बात करेंगे तो यह भारत में कृषि उत्पादों का कार्यरत एक प्रमाणन चिन्ह है। यह कृषि उत्पाद यानी ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया गुणवत्ता चिन्ह है। एगमार्क कृषि विपणन का जो है संक्षिप्त नाम है। चावल, आटा, दाल, बिस्कुट, तेल आदि के पैकेज पर जो है आमतौर पर एगमार्क का जो है चिन्ह जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ISI मार्क, देखिए यह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट मार्क हो जाएगा। यह चिन्ह जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानकों का पालन करने वाले उत्पादों को दिया जाता है। ISI मार्क उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ISI मार्क बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरिंग केबल, हीटर, किचन और अप्लायंसेस आदि उत्पादों पर जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1881 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुआ था। इस समय है ना, इस समय देखेंगे तो वायसराय लॉर्ड मेयो था। हालांकि पहली पूर्ण नियमित गणना सन 1881 में हुआ था और यहीं से नियमित
जनगणना की शुरुआत हुई। इस समय जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। क्योंकि विकल्प में 1872 नहीं है, तो अभिष्ट उत्तर की बात करते हैं तो 1881 होगा। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त तो जो है डब्ल्यू प्लोडन थे। वही स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना जो है 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी 1949 से 53 थे। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रय संख्या जो है 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश में जनगणना संबंधित कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में जो है कराया गया था। दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत जो है 1801 ईस्वी में हुआ था। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों की अंतराल पर जो है की जाती है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य जो है संख्या डैश है, तो ये आपका 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 17। इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में जो है अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है हुआ था, यह भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा जो है प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न जैसे 6 अंग देखेंगे तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों की संख्या की बात करते हैं तो 193 आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांट करके बताइए, तो आपका नूपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा नूपुर। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द अशुद्ध और अशुद्ध दिया। जैसे अतिथि की बात करते हैं तो अतिथि इस तरीके से लिखते हैं, नूपुर को हो जाएगा नूपुर। मतलब आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? देखिए, अंधे के हाथ जब बटेर लगता है तो उसका जब सही आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त से अयोग्य या अनाड़ी को सफलता मिलना। ठीक है, तो ये सब देखिए आपका लोकोक्ति दिया गया। जैसे इस हाथ दे उस हाथ ले, कर्मों का फल शीघ्र पाना, एक पंथ दो काज, एक नहीं दो लाभ, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास ही फलदायक है। चूहे घर में दंड पेलते, तो अभाव की मतलब अभाव ही अभाव हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, अयोग्य से हानि। देसी मुर्गी विलायती बोल, बेमेल काम करना। बंदर का जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता है। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी होगा। काला अक्षर भैंस बराबर, तो निरा अनपढ़ हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन करके बताइए। तो अनावृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक बारिश होना और अनावृष्टि का अर्थ होता है बारिश का अभाव। अगला है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर सी होगा हाजीपुर। कुछ मुख्यालय दिया गया जो कि हम देख लेते हैं। जैसे उत्तर रेलवे की बात करते हैं तो नई दिल्ली होगा। दक्षिण रेलवे का हो जाएगा चेन्नई। मध्य रेलवे का हो जाएगा मुंबई। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो कोलकाता होगा। उत्तर पूर्वी सी रेलवे की बात करते हैं तो मालेगांव होगा। उत्तर मध्य रेलवे का हो जाएगा इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हो जाएगा हुबली। पूर्व तट रेलवे की बात करते हैं तो भुवनेश्वर। पश्चिमी रेलवे की बात करते हैं तो चर्च गेट मुंबई हो जाएगा। पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो कोलकाता होगा। दक्षिण मध्य रेलवे की बात करते हैं सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करते हैं तो गोरखपुर होगा। पूर्व मध्य रेलवे की बात करते हैं तो हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे हो जाएगा जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे हो जाएगा जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बिलासपुर होगा। और कोलकाता मेट्रो रेल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण तट रेलवे की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा है, भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच जो है 34 किलोमीटर के बीच दोस्तों जो है चलाया गया था। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पहली रेलगाड़ी की बात करते हैं तो 1825 ईस्वी में जो है स्टॉकटन और लिखा गया है डार्लिंगटन के बीच जो है चलाया गया था।
और भारतीय रेलवे के बोर्ड की जो स्थापना है आपका 1905 में किया गया था। रेल बजट को जो है 1924-25 के बाद जो है एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से अलग किया गया है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में किया गया है। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में जो है मिला दिया गया है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी की बात करते हैं तो एक्सप्रेस हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, नवंबर 2011 में, जो कि डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। इस दौरान जो है 4286 किलोमीटर जो है दूरी तय करता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला हमारा डिस्कशन है कि विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जो है 9332 किलोमीटर लंबा है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी एंड कुर्ला हार्बर के 3 फरवरी 1925 को जो है चला था। निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका सुएज नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सुएज नहर। देखिए, सुएज नहर का निर्माण जो है 1869 में हुआ था। इसका लंबाई जो है आपका हो जाएगा 16, आई थिंक यहाँ पर अंदर से कट गया है, 16 बोल सकते हैं। 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया है। पनामा नहर का निर्माण जो है 14 अगस्त 1914 को हुआ था। पनामा नहर पर प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था, पर 2000 ईस्वी में जो है पनामा का अधिकार हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो विश्व में कुछ प्रमुख नहर दिया गया। जैसे सू नहर की बात करते हैं तो अमेरिका हो जाएगा, सुपीरियर झील को हीरोइन झील से जोड़ता है। किल नहर की बात करते हैं तो जर्मनी हो जाएगा, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पनामा नहर की बात करते हैं तो पनामा होगा, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। केपी नहर की बात करते हैं तो भारत होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। ईरी नहर तो हो जाएगा अमेरिका, ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर की बात करते हैं तो स्वीडन हो जाएगा, स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग के बीच में स्थित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो चलिए इसका आंसर देखें। इसका आंसर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है घोषित किया गया था। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किया गया है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, भारत के अन्य 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, जलमार्ग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यह जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर कोटपुरम से जो है कोल्लम के बीच स्थित है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की बात करते हैं तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की बात करते हैं तो काकी नदी पुडुचेरी नहर 1078 किलोमीटर जो 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया। यह गोदावरी एवं कृष्णा नदी से जो है लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखेंगे। डैश में 80% भाग पर जो है कृषि होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पंजाब में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र जो है 42 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है 83% है। हरियाणा में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग जो है 81% भाग पर जो है खेती की जाती है। देखिए, पंजाब को भारत में देश की खाद्य टोकरी व भारत के अन्य भंडार के नाम से जो है जाना जाता है। पंजाब सिंचित भूमि के मामले में भी देश में शीर्ष स्थान जो है रखता है। इसकी जो है 98% सफल सिंचाई के अधीन है। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का आई थिंक क्वेश्चन दिया गया है, तो मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, आप आराम से इसको जो है मिला लीजिए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ये भी देखिए 19 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है मस्ट नॉट हो जाएगा। 20 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। ये सब इंग्लिश आप आराम से बनाइए, वैसे पूरा फोकस हमारा जो है जीके जीएस पे है। बोला कि निशा गांधी नृत्य उत्सव डैश साल में जो है 2 बार जो है मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं केरल, ऑप्शन नंबर सी होगा केरल। पहला की बात करते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। दूसरा की बात करते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में होता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल के त्रिवेंद्रम में कनक कुन्नू
पैलेस के मैदान में स्थित निशा गांधी थिएटर में आयोजित किया जाता है। और केरल के कुछ अन्य प्रमुख उत्सव इस प्रकार जैसे ओणम, विशु, नौका दौड़, त्रिशूर पूरम और अडूर मन गण मेला, थेट्टम महोत्सव आदि है। ठीक है। देखिए असम में बिहू त्यौहार भी साल में 2 बार जो है मनाया जाता है। पहला की बात करते हैं तो अप्रैल में और दूसरा हमारा जो है अक्टूबर में। नवरात्रि का त्यौहार भी वर्ष में 2 बार जो है मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा की बात करते हैं तो शारदीय नवरात्रि। महामस्तकाभिषेक जैनियों का एक प्रमुख उत्सव है जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार जो है मनाया जाता है। उत्सव और राज्य दिया गया जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखते हैं। देखिए 9 कले बारा उड़ीसा होगा, जमाई पष्टी पश्चिम बंगाल, सागा दावा सिक्किम, हम्पी उत्सव विजय उत्सव कर्नाटक, उगादी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ जो है स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वर्ष 1990 में बाघ अभ्यारण्य का जो है दर्जा दिया गया है था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का 18वां एवं बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करते हैं राजस्थान में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेक्चुअरी की बात करते हैं तो गया बिहार। सरिस्का की बात करते हैं तो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 226। देखिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्रों के भीतर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो है जारी करती है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त रीट अनुच्छेद 32 के तहत जो है जारी करता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने के शक्तियों के मध्य जो है अंतर है। देखिए उच्च न्यायालय की बात करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय, देखिए राज्यों की सीमाओं के अंतर। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं संपूर्ण देश में अन्य प्रयोजनों के लिए भी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा, और सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए होता है। ठीक है। और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 226 द्वारा जो है प्रदत्त उपचार मूल अधिकार नहीं है, स्वयं में एक मूल अधिकार है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बुक घुमाव है, मोटा बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से इस तरीके से आया है, बट आप एडजस्ट कीजिएगा। अनुच्छेद 220 की बात करते हैं तो अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवस्था पर निर्बंधन। अनुच्छेद 225 की बात करते हैं विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिक संबंधित। अनुच्छेद 227 की बात करते हैं सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायिक शक्ति हो जाएगा। ठीक है। अगला कि स्पोर्ट्स स्टार ACES पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2024 जो है कौन है, तो ये आपका है मोहम्मद शमी। आंसर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। देखिए मोहम्मद शमी 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे कम विकेट, सबसे अधिक होना चाहिए 24 विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। स्पोर्ट्स स्टार ACES पुरस्कार का 6ठा संस्करण जो है आपका 24 श्रेणी में दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 जो है व्यक्तिगत पुरस्कार खिलाड़ी जो है R वैशाली को दिया गया है। रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, ये ATP 10 मास्टर खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। गौरव खन्ना एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेता और मॉडल, और वेवालाल साहू एक भारतीय फुटबॉलर थे। आगे हमारा है हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण जो है किया गया है। मिसाइल का मारक प्रकृति पूछा है तो आपका हवा से सतह हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा, हवा से सतह हो जाएगा। देखिए यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना सुखोई 30। देखिए रुद्रम 2 की बात करते हैं तो मिसाइल का प्रशिक्षण है ना, परीक्षण जो है DRDO ने उड़ीसा चांदीपुर तट पर किया, और इसका जो है मारक क्षमता जो है आपका 3 किलोमीटर है। DRDO के द्वारा लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का देखेंगे दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा बहुत बाहर जो है शोर शराबा हो रहा है। ठीक है। तो अब आते हैं DRDO के द्वारा लंबी दूरी के ग्लाइड बम है ना, गौरव का जो है पहला सफल परीक्षण किया गया है। इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा जो है विकसित किया गया है। चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला प्रीटेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देखेंगे।
बिहार के किस जिले में निक्रिप्स पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा किया गया है? तो हो जाएगा बक्सर, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बक्सर। बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए करमनासा पंप कैनाल का जो है निर्माण किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने समस्तीपुर में जो है कुआं खोदने की योजना जो है बनाई है। आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? तो ये आपको हो जाएगा कंकाल मांसपेशी हो जाएगा, आप याद रखिएगा क्या होगा, कंकाल मांसपेशी। ठीक है, आगे दोस्तों हम देखेंगे तो कंकाल की मांसपेशी धारीदारी बहुकेंद्रीय तंतुओं के समानांतर बंटरों से बनी होती है ना, बंडलों से बनी होती है। उसके बाद वे मांसपेशियों जो बिना सचेत नियंत्रण के सिकुड़ती हैं अनैच्छित मांसपेशियां कहलाती हैं। उदाहरण की बात करते हैं, हृदय की मांसपेशियां। सबसे मजबूत मांसपेशियां जो है जबड़े की होती हैं। हृदय की पेशियां जो है बेलनाकार, सखित और एकल केंद्रित यानी केंद्रिक होती हैं। पेशियां रेखित, आरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती हैं। मानव शरीर में जो है 639 मांसपेशियां जो है पाई जाती हैं। आरेखित या फिर अनैच्छित पेशी, इनका संकुचन इच्छाधीन नहीं होता है, जैसे आइरिस, वृषण, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनियाँ हो जाएंगा। ठीक है, रेखित या ऐच्छिक पेशी ये जंतु के कंकाल से संबंध रखती हैं और इनमें जो है ऐच्छिक गति होती है। और यह जो है आपका बाह्य उसके बाद पैर, गर्दन आदि अंगों में जो है पाई जाती हैं। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नाम के जो है सिकुड़ने वाली प्रोटीन होती हैं जो गति का निर्माण या फिर गति का जो है कारण बनते हैं। आते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर देखेंगे तो एग्रीकल, यहाँ पर लिखा गया है एग्रिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ये बनी होती है काइटिन की। आंसर सी होगा काइटिन की। देखिए काइटिन एक जटिल शर्करा है तथा सेलुलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाने वाली एक कठोर बाहरी परत होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए पादप कोशिका भित्ति जो है आपका मुख्य रूप से सेलुलोज है ना, सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है आपका पेप्टियोग्लाइकन से बनी होती है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ये सब आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, प्रगति 2024 पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए जो है केंद्रित है? तो ये आपको हो जाएगा आयुर्वेद, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आयुर्वेद। प्रगति 2024 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक पहल है। प्रगति 2024 का उद्देश्य अनुसंधान के अवसरों का पता लगाना और CCRAS और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। CCARS आयुष मंत्रालय का आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का एक स्वायत्त निकाय है। कुछ प्रमुख वर्ष 2023-24 जैसे ए हेल्प पहल की बात करते हैं तो उद्देश्य जो है महिलाओं को स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल कर उन्हें जो है सशक्त बनाना है। और मंत्रालय की बात करते मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त पहल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है अग्नि पहल। अग्नि पहल देखिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ जो है मुख्य धारा में लाना। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय। 75/25 पहल देखिए रक्तचाप तथा मधुमेह पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य संबंधित, और इसमें देखेंगे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। यहाँ पर दिया गया है मेडटेक पहल, तो एक ऐसा मंच जो युवा प्रतिभाओं को उनके शोध, ज्ञान, तर्क आदि को अंतिम रूप व नियामक मंजूरी दिलाने में मदद करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होगा। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल, इसमें देखेंगे तो बोला गया है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के गांवों का वर्चुअली सांस्कृतिक मानचित्र करना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू। महत्वपूर्ण तथ्य जैसे केंद्रीय योजना या फिर कार्यक्रम, अभियान
देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की बात करते हैं 13 फरवरी 2024 होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो जाएगा 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। ये सब जितना भी आपका दिया गया ये सब एग्जाम में जो है पूछ सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है आपका 28 अगस्त 2014 होगा। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष योजना की बात करते हैं 15 दिसंबर 2014 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित जो है किया गया है? तो आपको हो जाएगा असम, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काजी नेमू को असम का राज्य फल 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अतुल बोरा ने जो है घोषित किया था। और काजी नेमू को 2019 में जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ था। असम राज्य से संबंधित कुछ तथ्य, जैसे राजधानी की बात करते हैं दिसपुर है, भाषाएं की बात करते हैं असमिया, बोडो, बंगाली, पक्षी की बात करते हैं सफ़ेद पंखों वाला बत्तख हो जाएगा। और क्या दिया गया है? पुष्प की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका पुष्प में दिया गया है फॉक्स टेल आर्कटिक। उच्च न्यायालय की बात करते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय हो जाएगा। नोट जीआई टैग भौगोलिक संकेतक टैग का एक ऐसा नाम या संकेत है जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं, ठीक है। कुछ राज्य एवं राजकीय फल, जैसे त्रिपुरा की बात करते हैं तो रानी अनानास, सिक्किम की बात करते हैं तो मंदारिन संतरा हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सेब। उत्तराखंड की बात करते हैं तो कॉफन जंगली फल। और गुजरात की बात करते हैं तो ड्रैगन फ्रूट, नया नाम जो है आपको हो जाएगा कमल। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आपका आम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने के लिए क्षमता खो चुके हैं? तो ये आपको हो जाएगा कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। देखिए कायिक प्रवर्धन पौधे के प्रजनन का एक अलैंगिक तरीका है। इस प्रक्रिया में पौधे के वानस्पतिक भागों का इस्तेमाल करके पौधे जो है उगाए जाते हैं। थाइलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। थाइलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में जो है विभाजित रहता है। इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण वह समूह है। इनमें संवहन ऊतक जो है नहीं होता है। और ये पौधे स्थलीय होने के साथ जो है छायादार एवं नम स्थान उगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का जो है एम्फीबिया कहते हैं। इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा जो है आपका डोसोनिया है। ये जो है आपका सोपोसी होते हैं। इनमें तने एवं पत्तियों की तरह जो है रचनाएं मिलती हैं। इनमें जड़ें हमेशा अनुपस्थित रहती हैं, किंतु थाइलस सतह से तंतु की तरह ही कई रचनाएं जो हैं जिन्हें मूलांक कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा कट गया है। ट्रैकियोफाइटा, देखिए ट्रैकियोफाइटा समूह में उन पौधों को सम्मिलित किया जिसमें संवहनी ऊतक जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं 34 नंबर पे। देखिए नग्न बीज इनमें से मिलते हैं तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हुआ। देखिए अनावृतीय बीजीय पौधों का वह सब फाइलम है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज आते हैं, अर्थात बीजांड तथा उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, याद रखिएगा। देखिए टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो इस पर प्रभाव में अपुष्पोभिद पादपों को रखा गया है। इस उपप्रभाव के सदस्यों को जल एवं खनिज लवण के संवहन हेतु संवहन ऊतक जो है पाए जाते हैं। इसका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में जो है विभाजित रहता है। इसमें पुष्प और बीज का जो है निर्माण नहीं होता है। इनमें बीजाणु, उसके बाद देखिए बीजाणु धनियों में उत्पन्न होते हैं। इन पौधों के जायगोट में जायगो स्पोर्ट का निर्माण होता है। आवृत्ति बीजी की बात करते हैं तो इस उपप्रभाव के अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया गया जिनमें बीज सदैव जो है फल के अंदर होते हैं। ये शाक, झाड़ियों तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। इनमें प्रजनन अंग जो है पुष्प होते हैं और ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जल में भी जो है पाए जाते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इनमें संवहन तंत्र अति विकसित होता है, ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को कहा जाता है क्या? तो इसको जो है हम विभेदीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा विभेदीकरण। देखिए किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं।
एक अस्थायी ऊतक परिपक्व जीवित या मृत कोशिकाओं से बना होता है जो विभाज्योतक ऊतकों से विभाजित होता है। विभेदन प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के विकास का कारण बनती है। विभेद वह प्रक्रिया है जिसमें जड़ और प्ररोह शीर्ष विभाज्योतक और कैम्बियम विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है परिपक्व होते हैं। और इस प्रक्रिया में पादप कोशिकाएं के भीतर बहुत से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। विभेदन, देखिए विभेदन की बात करते हैं तो एक कोशिका विभेदन प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकती है। पुनर्विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभेदित कोशिका विशिष्ट भूमिका प्राप्त करती है और फिर विभाजित होने की अपनी जो है क्षमता खो देती है। अब यहाँ पे देखिए कथन ए बोला है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा यानी असंभावी भंग हो जाती है। और कारण बात करते हैं, कारण आर की बात करते हैं तो इस उद्घोषणा के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत अपने साथ यानी अपने हाथ में जो है ले सकेगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ए सत्य है। ए आज आपका है असत्य है, परंतु आर जो है आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। अगला है कि जैसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के बाद राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 356 के उद्घोषणा के अंतर्गत अर्थात जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वह राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित सभी या कोई शक्तियां अपने हाथों में ले सकेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या इसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होगा, परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या पूर्ण या भागतः निलंबित करने के लिए यह प्राधिकृत नहीं करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था? देखिए बिहार लोक सेवा आयोग का जो स्थापना है देखेंगे तो अप्रैल 1949 में किया गया था। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 261 की उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था। राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से पटना जो है हस्तांतरित किया। बिहार लोक सेवा आयोग शुरुआत में बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज रांची में अपने मुख्यालय के साथ जो है शुरू किया था। बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किया गया। 1 अक्टूबर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो है किया गया था। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये आपका होता है केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अपीली और सलाहकार अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में रेखांकित किया गया: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निर्णय, अवमानना करने वालों को दंडित करना, किसी भी मामलों को स्वयं संज्ञान लेकर या अटॉर्नी या सॉलिसिटर जनरल की सिफारिश पर लेना, देश में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करना, सर्वोच्च न्यायालय या मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार जैसे अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई कर सकेगा: भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच विवाद, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के विवाद हो जाएगा। तीसरा है कि परस्पर 2 या अधिक राज्यों का विवाद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 39 नंबर। देखिए शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय की बात करते हैं, नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। यह देखिए हिंदी का क्वेश्चन है तो आराम से इसको बनाइएगा।
ये देखेंगे तो आपका 40 से लेकर के जो है आपका 42 तक है। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, आराम से इसको जो है पढ़ सकते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन भी बनाइए। चलिए 42 नंबर देखेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब शुरू किया गया था, तो ये आपका जीके से संबंधित है, तो आपको हो जाएगा 22 जनवरी 2015 हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, निम्न में से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है, तो ये आपको हो जाएगा बांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा जो है सर्वाधिक होता है, तो देखिए लोहांश की मात्रा आप सर्वाधिक देखेंगे तो माफ कीजिएगा, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है मैग्नेटाइट में लोहांश की मात्रा जो है सर्वाधिक है। देखिए मैग्नेटाइट में देखेंगे तो लगभग जो है 72% लोहा जो है, और रंग की बात करते हैं काला। हेमेटाइट का बात करते हैं लगभग 60 से 70% लाल हो जाएगा रंग, और लिमोनाइट की बात करते हैं लोहा जो है 40 से 60% हो जाएगा और पीला हो जाएगा। उसके बाद सीडेराइट की बात करते हैं लगभग 40% तक भूरा हो जाएगा। मैग्नेटाइट मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के धारवाड़ एवं कुडप्पा क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। भारत में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कर्नाटक यानी 73% में है। आगे हमारा है देखिए हेमेटाइट, हेमेटाइट लोहे की दूसरी सर्वोत्तम, एक सेकेंड, दूसरे सर्वोत्तम किस्म है। भारत का अधिकांश लोहा जो है इसी प्रकार का है। सीडेराइट को आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आयरन कार्बोनेट कहते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पे, बोला कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर जो है स्थित है। देखिए माजुली की बात करते हैं तो ये आपको जो है ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, आंसर आप देखेंगे तो सी होगा ब्रह्मपुत्र। देखिए 27 जून 2016 को सर्बानंद सोनोवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री ने माजुली को अलग यानी असम का 33वां जो है जिला घोषित किया था। माजुली भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है, इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 483 वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमांग्युंग डूंग से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में सांगपू, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना नदी यानी जमुना नाम से जो है जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है आपका डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को सदिया से घुमरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जो है जानते हैं, तो ये आपको हो जाएगा धौलाधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा धौलाधर। देखिए धौलाधर श्रेणी जो है पीर पंजाल के दक्षिण एवं पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। मध्य हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया है, देख लेते हैं। पीर पंजाल की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड और महाभारत जो है नेपाल हो जाएगा। मध्य हिमालय को लघु हिमालय, महाभारत श्रेणी तथा हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय द्वारा बृहत हिमालय से तथा मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी MBF द्वारा जो है बाह्य हिमालय से अलग होता है। अगला कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहद ग्रह कौन सा है, तो ये आपका गुरु यानी बृहस्पति जुपिटर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह सबसे भारी ग्रह भी है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में जो है 5वें स्थान पर है। बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने किया था। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में पूरा करता है तथा अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके बड़े आकार के कारण जो इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे जो है मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा भी जो है प्रदान की जाती है या फिर की गई है। गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो तथा यूरोपा बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह है तथा गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है उपग्रह है। बृहस्पति का पलायन वेग जो है आपका 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या फिर संस्थाएं जो है सर्वोच्च स्थान रखती हैं या फिर हिस्सा रखती हैं, तो वाणिज्य बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा वाणिज्य बैंक। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना जो इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति की सिफारिश के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में शुरू किया गया था और इस योजना में किसानों को अधिकतम आवश्यक अदानों की खरीद के लिए 25 से लेकर के 50 बोल सकते हैं 50 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख
यहाँ पर लिखा भी गया है, ठीक है, 5 लाख मिल सकते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देखेंगे। बोला कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं हो जाती उसे कहते हैं क्या? उसे देखेंगे तो आधार दर कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधान उधार पर आधारित उधार दे प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से उधार दर जो है प्रणाली को लागू किया है। देखिए उधार है ना, माफ कीजिएगा, आधार दर वह ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण जो है नहीं प्रदान करेंगे। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को आमतौर पर दीर्घकालिक ऋण के रूप में जो है पैसा उधार देता है, ठीक है। तो अगला है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया है? तो B.R. अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए होगा B.R. अम्बेडकर ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का मुख्य उद्देश्य जो है यह सुनिश्चित करना था कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों की उचित प्रतिनिधित्व जो है दिया गया है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में B.R. अम्बेडकर ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में B.R. अम्बेडकर ने किया है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने किया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में N.M. जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय को बनाया गया है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया दोस्तों आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद हो जाएगा। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो आपका गोपथ है। वेदों की संख्या की बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यानी 4 आपका है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। 4 वेदों को जो है संहिता भी कहते हैं, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या की बात करते हैं तो 18 है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता की बात करते हैं तो लोहमर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जय हिंद हो जाएगा, ठीक है, जय हिंद होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, परंतु भगत सिंह ने जो इसे लोकप्रिय बनाया है, भगत सिंह ने, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। वंदे मातरम की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है हो जाएगा। अगला है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल जो है कब शुरू किया गया है? तो ये आपका 776 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो किया गया था, 76 हो जाएगा, 776। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1924 चमुनिक्स फ्रांस में हुआ था। प्रथम पैराओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1960 में रोम यानी इटली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला हमारा है, बोला कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए होगा अबुल फजल। देखिए दीन ए इलाही की बात करते हैं, ईश्वर का धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा जो है 1582 में जो है किया गया था। अबुल फजल ने दीन ए इलाही के बारे में कहा कि सभी धर्म में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो इसकी स्थापना की गई है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बीरबल दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू था, ठीक है, प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा जो है कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था, 1971 में। देखिए बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई। 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने की जो है करने के बाद जो युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। आगे हमारा कि बांग्लादेश की मुक्ति आज़ादी के लिए उसके समर्थन में भारत द्वारा ऑपरेशन जैकपॉट जो है चलाया गया था। 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ। अगला है कि सैम मानेकशॉ उस समय भारतीय सेना के प्रमुख तथा इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का आधिकारिक स्वतंत्र दिवस माना जाता है और इसके बाद से जो है बांग्लादेश जो है नाम प्रभावी था।
आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे तो हो जाएगा आपका, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा संथाल परगना हो जाएगा, संथाल परगना। देखिए संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व 1855-56 में सिद्धू और कान्हू ने किया था। 30 मई 1855 को भागनाडीह के चुन्नू मांझी के चारों पुत्रों ने सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने 10,000 संथालियों के स्थान विद्रोह का जो है झंडा जो है बुलंद किया। यह विद्रोह जो है दामन एक को यानी भागलपुर और राजमहल के आसपास जो है का क्षेत्र है, जो बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए जो है हुआ था। सिद्धू और कान्हू को साल 1856 में फांसी दे दिया गया था। अगला है कि गंगा सागर मेला किस अवसर पर जो है आयोजित होता है? तो हो जाएगा मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी होगा। गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्यौहार है और कुंभ के मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है मेला है। गंगा सागर मेला एक पवित्र समागम है जो हर साल मकर संक्रांति के समय गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर होता है। निम्न में से कौन सी जो है यूपीआई की विशेषताएं नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एकाधिकार बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी सहभागी बैंक का में जोड़ता है तथा कई बैंकिंग सुविधाओं को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, आगे है कि वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने कई सदस्यीय बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। यूपीआई लेन देन तुरंत होते हैं। 24 × 7 साल के 356 दिन हो जाए, माफ कीजिएगा 365 दिन लिखा गया है। अगला हमारा कि बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार झारखंड राज्य के विभाजन के बाद अधिसूचना संख्या 1960 के नियमानुसार बिहार लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या जो है 6 हो गया था। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में वर्तमान में जो अध्यक्ष सहित 6 सदस्य हैं। वर्तमान 2025 बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं परमार रवि मनुभाई हैं। अगला हमारा है दोस्तों, बोला कि संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में राज्य एवं संघ सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियाँ व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियाँ एवं बर्खास्तगी आदि का वर्णन जो है किया गया है। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, देखिए एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संघ की बात करते हैं तो एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में 25 में देखेंगे तो आपके जो अध्यक्ष प्रीति सूदन है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख 6 वर्ष की अवधि तक तथा 62 वर्ष की उम्र तक जो है जो भी पहले हो पद जो है धारण कर सकते हैं। और संघ की बात करते हैं तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की उम्र तक जो है जो पहले हो वो धारण कर सकते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान में वर्णित प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान में वर्णित प्रक्रिया द्वारा जो है हटाया जा सकता है। दोनों आपका सेम है हटाने का प्रक्रिया। आते हैं 60 नंबर। देखिए ओपन ऑफिस कैल्क डैश एक सेल या एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल जो है सही उत्तर हो जाएगा सेल। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश मापने के लिए जो है किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर देखेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर देखेंगे तो आपको हो जाएगा रक्तचाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी हो जाएगा रक्तचाप। यहाँ पे देखिए लिखा गया है रक्तचाप। देखिए सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है और सिस्टोलिक 120 और डायलिस्टिक की मतलब होता है 80। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापक यंत्र की बात करते हैं तो हृदय गति मापना, कार्डियोग्राफ, श्रवण शक्ति सुधारना, ऑडियोफोन, पौधों की वृद्धि पर अभिलेखन, क्रेस्कोग्राफ, समुद्र की गहराई मापना, फैदोमीटर, उसके बाद गैस का घनत्व मापना, मैनोमीटर, प्रकाश दीप्ति का मापन, फोटोमीटर हो जाएगा। अत्यंत दीप्ति का मापन जो है हो जाएगा फोटोमीटर। अत्यंत उच्च ताप का मापन पैरोमीटर। गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन डायलिसिस। द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता का मापन हाइड्रोमीटर। और क्या है? और आपका है वर्षा की मात्रा का मापन जो है रेन गेज हो जाएगा। अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग हैं? तो ये आपका है प्रमस्तिष्क का है। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रमस्तिष्क।
देखिए अनुमस्तिष्क के कार्य, यह शरीर के गति, संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। मेडुला के कार्य, यह हृदय गति, श्वास एवं रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन सहायक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह मेरुदंड के बगल में जो है स्थित होता है। पोन्स के कार्य, यह सोने, जागने एवं सपने देखने जैसे जो है गतिविधियों को जो है प्रभावित करता है। बिहार में 1857 की क्रांति का जो है केंद्र कहाँ पर है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जगदीशपुर में। 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर के विद्रोह जो है कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का जो नेतृत्व है उनके भाई अमर सिंह ने किया। अंततः में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यह जो है विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, कुछ यहाँ पर विद्रोह जैसे कानपुर की बात करते हैं, तात्या तोपे तथा नाना साहब, और यहाँ पर जो है कैंपवेल हो जाएगा जो कि दमन करता था। लखनऊ की बात करते हैं बेगम हजरत महल, कॉम्पवेल हेनरी लॉरेंस हो जाएगा। फैजाबाद की बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला, नील हो जाएगा यहाँ का। बरेली की बात करते हैं खान बहादुर खान, कैंपवेल होगा। झांसी ग्वालियर की बात करें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, जनरल ह्यूरोज। और गढ़मंडली जबलपुर, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, मांडर शाह हो जाएगा। दिल्ली की बात करते हैं बख्त खां बहादुर, शाह जफर, जॉन निकोलस हडसन हो जाएगा। इलाहाबाद की बात करते हैं लियाकत अली और कर्नल नील हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है, बोला है कि जेम्स हरग्रीव्स ने किस मशीन का जो है आविष्कार किया है, तो स्पिनिंग जैनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्पिनिंग जैनी 1765 में आविष्कृत इस महीने यानी इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पत्तियां घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी जो है टकलियों है ना तकलियों को घुमा देता है और एक साथ कई धागे जो है बनने लगते हैं। 1840 के दशक के औद्योगिकरण के पहले चरण में यहाँ पर लिखा गया है कपास उद्योग बड़ा यह उद्योग बन चुका था। देखिए कारपेट स्वीपर की बात करते हैं तो मेलविल विसेट हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे तो CD मोटर दिया गया है, आपको हो जाएगा जिनेवो ग्रामे होगा। AC मोटर की बात करते हैं निकोल टेस्ला। प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं जोहान्स गुटेनबर्ग। रबर की बात करते हैं तो थॉमस हांगकॉक। उसके बाद प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो डेनिस पेपिन हो जाएगा, सब आविष्कार करता है। सौरमंडल की बात करते हैं तो कॉपरनिकस। टाइपराइटर की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर सोल्स। स्टील की बात करते हैं तो बेसेमर। और थर्मोस्कोप की बात करते हैं तो गैलीलियो। थर्मामीटर की बात करते हैं तो डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को कब जो है वापस लिया गया है दोस्तों, कब जो है वापस लिया गया है बताइए, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इसी कारण जो है बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है रोक दिया था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है गांधी जी का भारत में पहला जो है सत्याग्रह था। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए जो है सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन जो है किए थे। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा संवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा संवेग। विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। दुग्धमापी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है और वेंटूरी मीटर नली में द्रव्य के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। यह बार्नौली प्रमेय पर जो है आधारित होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित होता है। बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं तो भू संपर्क तार का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए भू संपर्क तार जिस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग जो है विशेषकर इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवश्यक वाले वैद्युत
साधितों में सुरक्षा के उपाय के रूप में जो है किया जाता है, याद रखिएगा। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग। 69 नंबर के दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा जो है कोष सबसे बाहरी है? तो एल कोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी जो है में 7 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक के नियत कोषों की संख्या है। निम्नलिखित में से कौन 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है? तो आपको हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। देखिए आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। संयोजकता की बात करते हैं तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोषों में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या से जो है निर्धारित होती है। अधातुएं आवर्त सारणी के दाईं तरफ स्थित होती हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार माध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपको जो विद्युत धारा की दिशा हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा विद्युत धारा की दिशा। देखिए फ्लेमिंग वामहस्त नियम, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी माध्यमा तथा अंगूठे की इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा जो है चालन की गति की दिशा अथवा चलन पर आरोपित बल की दिशा की ओर जो है संकेत करेगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यह यानी इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर जो है संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर जो है संकेत करता है। तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की जो है दिशा दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अगला हमारा दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर देखेंगे हम। देखिए 72 के ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल डैश है। तो ये आपको हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी होगा बढ़ती है। इसको देख लेते हैं। देखिए वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ध्वनि की मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, एक प्रबलता, दूसरा जो है तारत्व, तीसरा जो है गुणवत्ता। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर जो है निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद जो है गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक जो है डेसिबल प्रयुक्त होता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को जो है टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन। आगे हमारा देखेंगे 73 नंबर। तो ये आपका जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसको स्किप करेंगे। ये भी देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है। 76 नंबर देखिए मिलान करके बताना है। देखिए लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो हो जाएगा दही होगा। ऑक्सेलिक अम्ल की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा टमाटर, और एसिटिक अम्ल जो है सिरका होगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ये सही हो जाएगा। देखिए सिरका की बात करते हैं सिट्रिक अम्ल, संतरा नींबू सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक, टमाटर ऑक्जेलिक, खट्टा दूध जो है लैक्टिक, चींटी का डंक जो है फॉर्मिक, और नेटल बिछुआ की बात करते हैं तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है ये आपका 5.6 से कम होता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान पीएच परास 7 से लेकर के 7.8 पीएच के बीच रहता है। मुंह के पीएच मान जो है 5.5 से कम होने पर दांतों का जो है क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पीएच मान दिया गया है। जठर रस की बात करते हैं 1.2, नींबू का बात करते हैं 2.2, शुद्ध जल की बात करते हैं 7, रक्त की बात करते हैं 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं तो 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन की बात करते हैं तो 14 होता है। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो चीन और इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा चीन और इंग्लैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहला अफीम युद्ध जो है 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। यह युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच जो है लड़ा गया था। चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। दूसरा अफीम युद्ध की बात करते हैं 1856 से 1860 के बीच जो है लड़ा गया था। दूसरे अफीम युद्ध को तीर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन विरुद्ध जो है लड़ा गया था। ठीक है,
इन दोनों युद्धों में चीन की हार हुई थी। अफीम युद्ध की शुरुआत जो है योगदान देने वाला 1792 से 93 का असफल ब्रिटिश व्यापार मिशन था, और जिसे जो है मैकार्टनी दूतावास के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इससे देखेंगे तो आंसर आपको जो है इंग्लिश का सी हो जाएगा, और 80 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। आप इसको आराम से बनाइएगा। और 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसमें जो है सबसे तेज गति से चलती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए विभिन्न मतलब ध्वनि तरंगे जो है सबसे तेज जो है ठोस में चलती हैं। देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है भिन्न भिन्न होती हैं। यह मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण को जो है संचारित होता है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल जो है कम होता है। ठोसों एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्था के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं में अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ठोस में द्रव्य गैस, सब आराम से आप पढ़ सकते हैं, जो कि आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का जो है उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक समान या अनवरत त्वरण एक प्रकार की गति जिसमें वस्तु का वेग प्रत्येक समान अवधि में समान मात्रा में बदलता रहता है। एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है उसे गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का अनुभव रहता है, इसलिए जो है इसका त्वरण स्थिर होता है। और ये मतलब गति समान रहने से तेज हो रही है। और क्या दिया गया है, एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण, जैसे एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, एक स्काई ड्राइवर का विमान से बाहर कूदना, एक मुक्त रूप से जो है गिरने वाली वस्तु। समान त्वरण का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। ग्राफ का ढलान वस्तु का त्वरण बताता है। त्वरण का वेग जो है वेग समय ग्राफ इस प्रकार है। आगे देखेंगे अगला हमारा क्या है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। देखिए 84 नंबर हम देखेंगे। 84 आपका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तंत्रिका कोशिका जो है सही उत्तर होगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की इकाई को जो है न्यूरॉन तथा तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक होता है जो रासायनिक सिनेप्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेतों को जो है प्रसारित करता है। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में जो है विभक्त होता है। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखिए तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रित रखता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में यानी 2 भागों से आपका जो है मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो जाएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति जो है करता है। निम्नलिखित में से किसने जो है कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना जो है गृह युद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। देखिए सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध है। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा किया था। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जो है किया था। इसका नाम बदलकर जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है कर दिया गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है। तकनीक की बात करते हैं तो आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, सेपरेटिंग फनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, सेपरेटिंग फनल। आगे हमारा है कि देखिए सेपरेटिंग फनल या फिर पृथककारी कीप सेपरेटिंग फनल पृथककारी कीप की सहायता से हम 2 अभिसरणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपस में न मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में जो है पृथक हो जाते हैं। उदाहरण मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को जो है पृथक करना। धातु शोधन के दौरान
लोहे को जो है पृथक करना आदि। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10% यानी सी सही होगा। देखिए वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो एक जैविक जैव उर्वरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या फिर केचुआ पालन भी कहा जाता है। गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, कृषि अवशेष, शहर के कूड़ा करकट इत्यादि खाकर केंचुओं द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केंचुआ के अवशेष मल उनके कोकून यानी सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और उपचित जैविक पदार्थों का केंचुआ मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उपयुक्त तापमान, नमी युक्त हवा एवं जैविक पदार्थ मिलने पर केंचुआ अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ गोबर एवं वनस्पति अवशेष आदि को जो है सड़ाकर जैविक खाद या फिर उर्वरक के रूप में जो है परिवर्तित करते रहते हैं। अगला हमारा है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, Ctrl+N हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में शॉर्टकट की का मतलब काम को छोटा या फिर आसान बनाने यानी आसान बनाने वाला बटन होता है। एक कीबोर्ड शॉर्टकट असल में एक की कॉम्बिनेशन होता है जो एक निश्चित कमांड जो है निष्पादित होता है। जैसे यहाँ पे Ctrl+A की बात करते हैं तो सेलेक्ट ऑल होता है, Ctrl+B की बात करते हैं तो बोल्ड होता है, Ctrl+C की बात करते हैं तो कॉपी होता है, Ctrl+E की बात करते हैं तो सेंटर में जाता है, और Ctrl+I इटैलिक हो जाएगा, Ctrl+M मूव हो जाएगा, Ctrl+N न्यू होगा, Ctrl+S सेव होगा, Ctrl+V पेस्ट होगा, Ctrl+X कट होगा, Ctrl+Y रेडो हो जाएगा, और Ctrl+Z अंडू होगा, Ctrl+D वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प, Ctrl+P प्रिंट, Ctrl+Q क्लोज हो जाएगा। अगला कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है क्या, तो निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन नंबर जो है 90 का देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। देखिए लियो टॉलस्टॉय रूसी लेखक तथा दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी दो सबसे लंबी कृतियां वार एंड पीस 1865 से 69 और अन्ना करेनिना 1875 से 77 काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी द हेड ऑफ इवान इलिच 1886 को आमतौर पर उपन्यास के सर्वोच्च उदाहरण में वर्गीकृत किया गया है या फिर जाता है। बुराई के प्रति अप्रतिरोध के उनके सिद्धांत का गांधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मूल लोगों के खिलाफ जो है अभियान में भाग लिया और इसके तुरंत बाद जो है क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 में भी भाग लिया है। इसके बाद उन्होंने सेना से जो है इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी टॉलस्टॉय से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में जर्मन शिल्पकार और मित्र कालेन बाख की सहायता से किया है। टॉलस्टॉय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि उनकी समाधि निर्धन से निर्धन व्यक्ति के समान बने, कुछ मृत्यु पर किसी का भाषण न हो। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है कब, तो 14 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी अभी हाल फिलहाल में जो है मनाया गया है। देखेंगे तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से अपने सचिवालय का नामकरण किया है। इनकी जो 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का जो है अनावरण हैदराबाद में किया है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है कब, तो 7 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। वृष्टि छाया है, वृष्टि छाया क्या है, तो यह देखेंगे तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए पश्चिमी घाट के पवना विमुख ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अंततः यह दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा मशीन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल जो है कहा जाता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर, इसका देखेंगे तो ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नाटो का जो नवीनतम सदस्य देश है आपका स्वीडन है, जो कि 32वां है। यह मार्च 2024 में जो है शामिल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ हल्का सा ब्लर है जो कि आपको
क्लियर हम बता देंगे। जैसे इंटरपोल की बात करते हैं तो इंटरपोल देखिए हो जाएगा, मुख्यालय पेरिस में है, स्थापना 1923 में हुआ है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं, जेनेवा हो जाएगा 1995। रेड क्रॉस की बात करते हैं, जेनेवा हो जाएगा और 1863 में इसका स्थापना हुआ है। सार्क की बात करते हैं तो काठमांडू इसका मुख्यालय है, 1985 जो है इसका स्थापना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की बात करते हैं, नैरोबी होगा 1972। IMF की बात करते हैं तो वाशिंगटन DC 1945 होगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वाशिंगटन DC होगा, 1944-45 हो जाएगा। नाटो की स्थापना देखेंगे 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। वर्तमान नाटो में 32 सदस्य देश हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का एक सैन्य संगठन है। 31वां जो सदस्य देश है आपका फिनलैंड है। 32वां की बात करते हैं तो स्वीडन है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क शहर में है। यूनेस्को की बात करते हैं तो मुख्यालय जो है पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका लंदन में है। विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ दिवस दिया गया, जैसे भाला फेंक दिवस की बात करते हैं तो 7 अप्रैल। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च। राष्ट्रीय समानता दिवस जो है 14 अप्रैल। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर। पराक्रम दिवस की बात करते हैं तो 23 जनवरी। सुशासन दिवस की बात करते हैं तो 25 दिसंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर। विश्व यक्षमा दिवस की बात करते हैं तो 24 मार्च हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं तो 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 10 जनवरी होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस 14 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च। और विश्व वानिकी दिवस की बात करते हैं तो 21 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो 22 अप्रैल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो 3 मार्च आपका सही होगा। आगे हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो 21 जून होगा। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है बरौनी में, ऑप्शन नंबर सी होगा बरौनी। बरौनी में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में तेल शोधक कारखाना की स्थापना किया गया था। इस तेल शोधक कारखाने को असम, नाइजीरिया, इराक एवं मलेशिया से कच्चा तेल प्राप्त होता है तथा यह हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जो है जुड़ा हुआ है। बिहार के बरौनी में वर्ष 1962 से 62 में 320 मेगावाट के बरौनी ताप विद्युत केंद्र की जो है किया गया था। बरौनी में ही 1976 में हिंदुस्तान उर्वरक निगम की एक उत्पादन इकाई स्थापित किया गया था। यह बिहार का सबसे बड़ा नाइट्रोजन उर्वरक आधारित संयंत्र है, जिसमें अमोनियम सल्फेट तथा सुपर फास्फेट उर्वरकों का जो है उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो उत्पाद और स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए चीनी, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया एवं पटना। जूता एवं चमड़ा की बात करते हैं तो पटना, मोकामा, मुजफ्फरपुर होगा। शोधन की बात करते हैं तो शोधन उर्वरक जो आपका हो जाएगा बरौनी, रोहतास। सूती वस्त्र की बात करते हैं तो गया, भोजपुर, सिवान, भागलपुर। सीमेंट की बात करते हैं तो डालमिया नगर, रोहतास और बंजारी। कागज एवं गत्ता की बात करते हैं समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, पटना एवं मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और अभियंत्र की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर, मोकामा, पटना। औषधि की बात करते हैं मुजफ्फरपुर, पटना होगा। जूट की बात करते हैं तो कटिहार, समस्तीपुर और पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1917 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। पटना विश्वविद्यालय देश का सातवां जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पटना कॉलेज की स्थापना जो है 1863 में हुआ है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया है। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे हमारा है कि बालिका शिक्षा हेतु पटना में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में किया गया। इसका स्थापना सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टलिज कार्मेल द्वारा किया गया है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को 2004 में NIT का जो है दर्जा दिया गया है। पटना में NIT की माफ कीजिएगा, पटना में IIT की जो स्थापना है 2008 में हुई है और पटना में एम्स की जो स्थापना है 2012 में हुआ है। अगला है कि गया में IIM की स्थापना 2015 में, पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में तथा बिहार संग्रहालय की स्थापना 2015 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिवहर दोस्तों नहीं बनाती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली बिहार के जिलों की संख्या जो है 7 है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल,
अररिया तथा किशनगंज नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 जिला सीमा बनाती है, जिसमें से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास हो जाएगा। झारखंड के साथ बिहार की 8 जिला जो है सीमा साझा करती है, जिससे आपका रोहतास होगा। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार होगा। पश्चिम बंगाल के साथ देखेंगे 3 जिला हो जाएगा, जिसमें से आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होगा। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला की बात करते हैं तो कैमूर, सबसे उत्तरी जिला की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी की बात करते हैं तो आपका गया हो जाएगा। दून घाटी अवस्थित है तो ये आपका है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। तो क्या दून घाटी को ही हरहा घाटी के नाम से जो है जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई की बात करते हैं 6 से 8 किलोमीटर है। उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं तो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा तथा तक है, जिसे निम्न उपवर्गों में जो है विभाजित किया गया है। सोमेश्वर श्रेणी की बात करते हैं तो नवीनतम संरचना है जो बिहार की उत्तरतम श्रेणी है। यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर से पूरब की ओर भिखना कोठी दर्रे तक जो है विस्तार है। यह नेपाल से बिहार को अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं सोमेश्वर 874, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर, भिखना, ठोरी दर्रा, मारवात दर्रा आदि इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे हैं। हरहा घाटी या फिर दून घाटी, यह सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य जलोढ़ मैदान का भाग है। रामनगर दून देखिए सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। संतपुर के निकट इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 242 मीटर है। तराई प्रदेश, यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिण तथा गंगा के मैदानी भाग के उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण जो है घने एवं दलदली विकास यानी दलदली भूमि का विकास हुआ है। यह 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसका विस्तार पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक है, जो बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। नोट, इन सभी का उत्तर से दक्षिण क्रम जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी, दून घाटी, हरहा घाटी, रामनगर दून और तराई प्रदेश। आखिरी हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। तो लक्ष्मण कुंड आपका देखिए नहीं है। देखिए बिहार के कुछ प्रमुख गर्म जलकुंड दिया गया, जो कि इसको हम देख लेते हैं। ब्राह्मण कुंड राजगीर में है। बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला यानी 87 डिग्री से अधिक बोल सकते हैं गर्म जलकुंड। सप्तधारा राजगीर में है। अन्य नाम की बात करते हैं सप्तधरवा है। 7 धाराओं से गर्म जलकुंड निकलने के कारण जो है इसका नाम जो है पड़ा है। सूर्य कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, मखदूम कुंड राजगीर हो जाएगा। लक्ष्मण कुंड मुंगेर, मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। सीता कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, सोमेश्वर मुंगेर, भरारी मुंगेर और अग्नि जो है आपका गया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है हमने समाप्त कर दिया है पूरा 100 प्रश्न। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपसे बोलेंगे कि वीडियो बनाने में देखिए बहुत अधिक मेहनत लग रहा है। बस आपसे एक चीज़ यही चाहेंगे कि आप जो है वीडियो को लाइक वगैरह किया कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर जो है प्रयास करेंगे वीडियो लाने के लिए। क्योंकि देखिए गर्मी का देख ही रहे हैं कि गर्मी का दिन है, तो कहीं ना कहीं फ़ैन वगैरह बंद करके ही वीडियो बनाना पड़ता है ताकि आपको शोर शराबा ना हो और आराम से आप जो है वीडियो कहीं भी देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।